नमस्कार साथियों, कैसे हैं हाल आपके। देश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम वास्तव में खेला क्या है। क्या वास्तव में विपक्ष महिला आरक्षण को देने के लिए तैयार नहीं, या फिर केंद्र सरकार की इसके पीछे कुछ और मंशा है। आम जन की परिचर्चा में यह मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा उभर कर अभी चल रहा है। महिला आरक्षण बिल लाई केंद्र सरकार, और फिर जब वोटिंग का समय आया तो लोकसभा में वो हो गया धराशायी। कौन है जिम्मेदार? क्या विपक्ष इसकी जिम्मेदारी लेगा या सत्ता पक्ष? लोगों को समझ में बातें नहीं आ रही हैं, और उन्हीं बातों को आसान भाषा में समझाने के लिए मैं उपस्थित हूं, डॉक्टर राजकमल दिवाकर, आपके अपने राजनीति मंथन के चैनल पर। तो देखें कि महिला आरक्षण बिल गिरा। आप सबको पता है ये महिला आरक्षण बिल गिर चुका है। अब इसमें किसका होगा घाटा और किसका होगा लाभ? क्या केंद्र सरकार को इसका लाभ पहुंचेगा या विपक्ष को इसका नुकसान होगा? सामान्य परिचर्चा की बात करें तो इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे सत्ता पक्ष से कोई भी प्रतिनिधि हो, सभी इस बात का ठीकरा फोड़ रहे हैं विपक्ष और राहुल गांधी के सर पर। हकीकत क्या है उनके बारे में चर्चा करते हैं सामान्य भाषा में। देखें, सबसे पहली बात साथियों, महिला आरक्षण से जुड़े 3 बिलों पर वोटिंग हुई। देखिए, महिला आरक्षण का बिल नहीं था, केवल 3 बिल थे। एक तो महिला आरक्षण, एक परिसीमन और एक केंद्र शासित कानूनों के लिए बनाया गया एक कानून। 3 बिलों को एक साथ लाया गया और तीनों बिलों पर वोटिंग हुई। अगर महिला आरक्षण की बात होती तो मुझे नहीं लगता या आम जनता को नहीं लगता कि वो लागू करने में या विपक्ष उसका समर्थन नहीं करता। अगर महिला आरक्षण सरकार को लागू करना था तो यह एक प्रश्न उठता है, महिला आरक्षण बिल 2023 में भी बन चुका था। क्या 2023 में वर्तमान 543 जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें यह बंटवारा नहीं हो सकता था? क्या उनको 2023 में यह बात याद नहीं आई, या अभी 2026 में 2029 की, या अभी हाल ही में भारत में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे चुनावों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या है इनकी मंशा? आप सब लोग भली भांति जानते हैं। कैसे? अगर सत्ता पक्ष के द्वारा महिला आरक्षण बिल लाया जाता और यह पास हो जाता तो इसका पूरा श्रेय किसको जाता? केंद्र सरकार को। विपक्ष को फिर भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन विपक्ष ने इसके महिला आरक्षण और अन्य 2 बिल, देखिए महिला आरक्षण की बात करोगे तो मामले को समझ नहीं पाओगे। इस महिला आरक्षण के पीछे एक बिल परिसीमन का था महत्वपूर्ण, और फिर केंद्र शासित कानून के लिए 3 बिलों को एक साथ लाया गया। और एक यहां पर नियम मैं समझा दूं, संसदीय नियम या संसदीय रूल 66 के तहत, संसदीय नियम 66 के तहत एक प्रावधान है, अगर विशेष परिस्थिति में कोई भी एक साथ 2 या 3 बिल लाए जाते हैं तो वोटिंग एक बार ही होगी और वो तीनों बिल पारित कर दिए जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार ने उस महिला आरक्षण की आड़ लेकर परिसीमन को भी जोड़ दिया और केंद्र शासित कानून को भी जोड़ दिया। अब क्यों केवल महिला आरक्षण को लागू नहीं करना चाहते? क्यों नहीं करना चाहते? परिसीमन को इसके साथ क्यों जोड़ना चाहते हैं? उसके पीछे वजह है। वजह क्या है? अगर परिसीमन हुआ तो संविधान यह कहता है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और ऐसी स्थिति अगर बनती है तो फिर क्या होगा कि उत्तर भारत की जनसंख्या ज्यादा है, दक्षिण भारत की जनसंख्या कम है, उनको कम सीट मिलेंगी और इनको ज्यादा सीट मिल जाएंगी। खेल खेला पूरा सीटों का है। 2029 को टारगेट किया जा रहा है।
कि येन केन प्रकारेण कैसे ही हमें 2029 के चुनाव जीतने हैं। इसीलिए महिला आरक्षण की आड़ लेकर परिसीमन को इसके साथ डाल दिया, केंद्र शासित कानून को डाल दिया। ओवरऑल 3 बिलों पर वोटिंग हुई। अब जब ऐसी स्थिति हुई तो दक्षिण भारत के लोग क्यों चाहेंगे कि हमको कम भागीदारी मिले, जबकि हम तो पूरी डिसिप्लिन के साथ जीते हैं। हमने जनसंख्या को नियंत्रित किया है, हमने अपने विकास के बारे में सोचा है। अगर उत्तर भारत ने ऐसा नहीं सोचा तो उनको उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए या गिफ्ट मिलना चाहिए। मुद्दा क्या है, इसको ऐसे समझो सरल भाषा में कि एक क्लास में एक विद्यार्थी डिसिप्लिन के साथ जीता है, वेल मैनर्स के साथ जीता, और एक विद्यार्थी आनंद के साथ जीता है। आनंद के साथ जीने वाला विद्यार्थी उत्तर भारत का और डिसिप्लिन के साथ जीने वाला व्यक्ति दक्षिण भारत का। अब वो जो दक्षिण भारत का व्यक्ति है वो जनसंख्या को नियंत्रित रखता है और इधर वो मस्त मौला आदमी जनसंख्या को बढ़ाता है। जब बात आती है कि क्लास में मॉनिटर कौन बनेगा, तो जिसकी जितनी जनसंख्या ज्यादा है उसको मॉनिटर बनाया जाएगा। तो वो बेचारा डिसिप्लिन और वेल मैनर्स वाला कहेगा कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। तो यहां ये परिसीमन का खेल चला है। आगे समझे इसको। नारी शक्ति का बहाना, परिसीमन पर निशाना। मूल रूप से इनको कुछ नहीं करना था, इनको केवल और केवल परिसीमन करवाना था। परिसीमन का मतलब क्या होता है? परिसीमन का मतलब साधारण शब्दों में यह समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो 543 सीटें हैं ये 1971 की जनगणना को आधार मानकर अब तक चला आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि 2027 में जनगणना होगी और 2027 की जनगणना के बाद जो आंकड़ा निकल के आएगा उसके हिसाब से सीटें बढ़ा दी जाएं, यानी कि जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। इसको कहते हैं परिसीमन। अब ये इस परिसीमन के लिए रो रहे हैं। यहां कहीं ना कहीं पुरुष मानसिकता भी मुझे दिखाई देती है। उन महिलाओं का क्या होगा? पुरुष मानसिकता इस कदर दिखाई देती है कि अगर 543 में 33% आरक्षण दे दिया गया तो निश्चित तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं उन पुरुषों को, उन पुरुष मानसिकता वाले लोगों को, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे वो कांग्रेस के हो, उनको सीटें कम मिलेंगी। अब इन्होंने आइडिया लगाया कैसे करें पुरुषों का इंतजाम। जो पुरुष नेतागण बने बैठे हैं वो तो बनेंगे, वो तो उनको तो सत्ता का नशा चढ़ गया। अब कहते परिसीमन कर दो, सीटें बढ़ा दो, फिर 33% आरक्षण कर देंगे। अरे भाई, केंद्र सरकार अगर ये करना चाहती तो 2023 में कर देती, 2024 के चुनाव करा लेती। अब क्यों आ रहा है इनको होश? क्यों आ रहा है? क्योंकि 2029 के दिख रहे हैं चुनाव, और भारत में 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले हैं चुनाव, उनको टारगेट किया जा रहा है। देखें, आंकड़ों का भारी खेल। बिल पास होगा या फेल, और हो गया फेल। अगली मैं बता दूं आपको, भारत में अभी हाल ही में आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार साल 2026 में मुख्य रूप से 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में क्या होंगे? चुनाव। 2026 के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कहां पे होने जा रहे हैं? असम में। कब होंगे? डेट 9 अप्रैल को है। केरला पोल डेट 9 अप्रैल 2026। पुडुचेरी पोल डेट 9 अप्रैल 2026। तमिलनाडु 23 अप्रैल 2026 और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल पर जिनकी नजर है वह होंगे 23 अप्रैल से 29 अप्रैल 2026 में। तो मूल जो उद्देश्य है वो अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाना है और कोई उद्देश्य नहीं है। देखें, अभी बिल पास कराने के लिए 360 वोटों की आवश्यकता थी, क्योंकि 2/3 किसी भी संविधान संशोधन बिल को पास कराने के लिए 2/3 सीटों की आवश्यकता होती है। अब इन 2/3 सीटों में बीजेपी के, एनडीए के पास 293, बीजेपी के पास 240, टीडीपी, जेडीयू, एसएचएस और एलजीपी और अदर्स के पास 13। फिर भी यह बिल गिर गया क्योंकि 360 पर नहीं पहुंच पाए। गिरा बिल। पक्ष में पड़े कितने वोट? 298 वोट और विपक्ष में 223। कुल 528 वोटिंग हुई, जिसमें से 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन वो नहीं मिल पाया। अब क्यों नहीं मिल पाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हार कर जीतने के विचार में हो। अभी ये हार गए, केंद्र सरकार इस बिल को पास करा नहीं पाई तो वो हारी, तो कहीं ऐसा तो नहीं इस हार के पीछे वो कोई बड़ी जीत सोच रही हो। लेकिन क्या ये आम जन को समझ में आएगा? क्या वास्तव में
क्योंकि महिला आरक्षण बिल आज की बात नहीं है दोस्तों। महिला आरक्षण बिल 40 साल पुरानी बात है। 96 से लगातार ये महिला आरक्षण बिल लाया गया और कई बार गिरा है, कई बार गिरा है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने गिराया, गठबंधन सरकारों के समय भी गिरा है। तो ये अब महिला आरक्षण को, महिलाओं को आरक्षण देने के उपलक्ष्य में बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, जितने भी प्रांत हैं, सभी प्रांतों में आदेश दे दिए गए कि कार्यक्रम कराओ महिला आरक्षण बिल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 आ रहा है, लेकिन इनको यह नहीं पता ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 के पीछे परिसीमन कराकर सीटों को बढ़ाकर अपनी सीटों को सुरक्षित करने का इनका उद्देश्य था, जिसमें ये हो गए अब फेल। तो क्या होगा 2029 में, देखें आगे। महिला बिल पर परोसी गई गलत जानकारी। जो जानकारी दी गई वो बिल्कुल गलत जानकारी थी कि केवल हम महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, महिलाओं के हम हितैषी हैं। अरे भाई, इतने ही हितैषी थे तो ये बिल 2023 में बन चुका था, तो 2023 में आपने इसको क्यों नहीं पारित किया? 2023 में पारित हो जाता तो 2024 में इसके तहत चुनाव हो जाते, लेकिन नहीं। सत्ता का नशा केंद्र सरकार को मजबूर कर रहा है सीटों को बढ़ाने के लिए, उत्तर भारत पर अपना कब्जा जमाने के लिए। महिला आरक्षण बिल सिर्फ एक बहाना है। वास्तव में इन्हें कभी कोई महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं करनी है। ये कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई, कौन जीतता है कौन हारता है ये तो 2029 निर्धारित करेगा। लेकिन इस आपस की लड़ाई में उन महिलाओं का क्या हुआ, उस देश की आधी आबादी का क्या होगा जो अपने संघर्ष के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए इतने लंबे समय से लड़ रही है? क्या यह वास्तव में एक बहाना था या फिर वास्तव में महिला आरक्षण बिल को लाना था? मुद्दा यही है। 2023 में भी ये लागू हो सकता था, तब इनके पास मेजोरिटी थी। अभी 2026 में भी पारित हो जाता अगर केवल ये महिला आरक्षण बिल को लेके आते। इन्होंने क्या किया, संसदीय नियम 66 के तहत 3 बिलों को एक साथ लाकर एक बार में वोटिंग कराकर और तीनों को पारित कराने का प्रयास किया। लोकसभा में वोटिंग हुई महिला आरक्षण बिल पर, लेकिन याद रखो दोस्तों, महिला आरक्षण बिल को लेकर ही पूरे मीडिया में बवाल मचा हुआ है। लेकिन यह किसी ने नहीं कहा कि इस महिला आरक्षण बिल के साथ परिसीमन का मामला भी है, केंद्र शासित कानूनों का मामला भी है। क्या परिसीमन से देश में द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होगा? क्या परिसीमन से देश के दो बंटवारे की स्थिति सी नहीं बन जाएगी कि उत्तर भारत की जनसंख्या ज्यादा है, दक्षिण भारत की जनसंख्या कम है, उनको कम और इनको ज्यादा? तो यह कहीं ना कहीं ऐसा मतभेद नजर जरूर आता है जो कि राजनीतिक है पूरी तरह से, और पूरी तरह से चुनाव पर आधारित है, चुनाव केंद्रित है। तो साथियों, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि महिला आरक्षण बिल तो सिर्फ एक बहाना था। इन्हें अभी हाल ही में अपने चुनाव में अपने को मजबूत करके लाना था। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे राजनीति मंथन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेबाक अंदाज से एक तरफा नहीं, दोनों तरफ की संतुलन और वास्तविक जानकारी के साथ अवगत कराता रहूंगा। डॉक्टर राजकमल दिवाकर, आपके अपने राजनीति मंथन के चैनल पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर किसी इंफॉर्मेटिव न्यूज के साथ। तब तक के लिए दें विदा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।